मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसमें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या होता है। तो हमने बताया था कि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कितना फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, इस प्रकार से हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास। याद होगा आप लोगों को कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और ये किसके लिए, ये फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं इसको। और ये जो फोर्स लगता है ये हमेशा लगता है मूविंग चार्ज के ऊपर। ये भी पढ़ाया गया आप लोगों को, किस पे लगता है, मूविंग चार्ज पे। कभी भी चार्ज एट रेस्ट पे ये फोर्स नहीं लगता है, एट रेस्ट पे कभी भी ये फोर्स नहीं लगेगा, कि जो चार्ज रेस्ट पे है उसके ऊपर कभी फोर्स नहीं लगेगा। तो आपको समझाया गया था कि करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आ ही जाता है, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है बी, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है बी। हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बताया था, करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो हमारे इसको देखना है। ये आपको क्या बताया, आपका थंब हो गया, थंब करंट की डायरेक्शन में लगाना है, फिंगर जिस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे मान लो इनवर्ड है तो इनवर्ड के लिए आपको सिंबल बताया गया था। अगर इस डायरेक्शन में होता कोई पॉइंट पी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाती है। आप देख सकते हो फिंगर ऊपर की तरफ है तो यहाँ आउटवर्ड हो जाता, यहाँ पॉइंट पी होता, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो हम बात करें यहाँ पे आउटवर्ड और इनवर्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये इनवर्ड हो गया क्योंकि इस तरीके से जा रहा है तो इनवर्ड, यहाँ से जा रहा है तो आउटवर्ड। अब आपको यहाँ तक इस तरह तो पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन क्या है, ये तो पता लग चुका। मैंने फिर पूछा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, ये डिसाइड हो चुका था कि जब मैग्नेटिक कंपास रखा था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता लगा दी थी, बी की डायरेक्शन के बारे में भी पता लगाना सीख गए थे हम लोग। उसके बाद में क्या हुआ, ध्यान से समझिए। उसके बाद में हमने जब एक मूविंग चार्ज लिया गया इसमें, तो क्या हुआ, एक स्टैटिक चार्ज यहाँ छोड़ा गया तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन जब एक मूविंग चार्ज इसके अंदर लेके गए मैग्नेटिक फील्ड में तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। और ये हमने फाइंड आउट करके बताया था, F इजिकल टू क्यू इंटू बी। वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे वेक्टर दिखा रखा है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मैंने आपको 3 लॉ बताए थे लास्ट क्लास। याद होगा आप लोगों ने, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी पुराने देखना, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि क्या क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और थोड़ा सा ब्रीफ में जिन्होंने पढ़ रखा था उनका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज करवाने का मेन मोटो है डायरेक्शन। उसके बाद में आगे क्लास भी शुरू करेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि रिवाइज ही होगा। डायरेक्शन, तो हमने डायरेक्शन कैसे पता लगाया, तो 3 लॉ आपको बताए थे डायरेक्शन के लिए। एक स्क्रू रूल था। स्क्रू रूल कैसे था कि मान लो ये बी है, ये वी है, तो इसको घुमाना है, वी से बी की तरफ घुमाना है, वी से बी की, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट रूल था। ये प्रोडक्ट रूल बोल देते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल। उसके बाद में दूसरे नंबर पे मैक्सवेल का लेफ्ट हैंड रूल दिया। इलेक्ट्रिक मोटर में यूज कर रहा था फोर्स निकालने के लिए। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको बताया था ये लेफ्ट हैंड हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, ये करंट को शो करता है, और ये थंब को शो करता है। तो आपको पहले फिंगर को लगाना है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाना है, पहला काम यही होना चाहिए। फिर करंट के लगाना, और बाद में फोर्स अपने आप पता लग जाएगा। स्क्रू रूल से बताया था किधर इनवर्ड लग रहा, आउटवर्ड लग रहा था, आपको सारी चीज बता दी, जैसे घुमाना है। तो थर्ड नंबर पे आपको जो इंपॉर्टेंट बताया था वो था पाल्म रूल। राइट हैंड का पाल्म रूल था। इसमें बताया गया था कि जो आपकी फिंगर है, ये जैसे फिंगर दिख रही है आप लोगों को, ये फिंगर शो करेंगे किसको, जो आपकी फिंगर थी वो शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। फिंगर किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। और आपका जो थंब है वो शो करेगा करंट की डायरेक्शन को। जो थंब है आपका वो करंट को शो करेगा, यानी कि मोशन ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। देन योर पाल्म विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के बारे में कौन बताएगी, पाल्म बताएगी, आपकी हथेली बता देगी। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हमने कवर करी थी। आज हम क्या करने वाले हैं,
मोशन, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो कुछ एंगल बनता है बी और बी के बीच में। उन्हीं के कुछ इस केस स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वेलोसिटी और बी के बीच में, फर्स्ट केस कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल बन जाता है। मान लो एंगल बन जाता है 0 डिग्री का या 180 डिग्री का। कि जब वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल बनता है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बी और यहां एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा 0 डिग्री का। तो आप सभी को पता है एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन 0। और अगर बात करें हम आगे, एक मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, और ये एक चार्ज पार्टिकल यहां छोड़ा जाता है, उसको मूव करवाया जाता है अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी कंडीशन में थीटा 180 डिग्री का बनता है। और यहां पे भी आप लिखोगे एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री। यहां तक क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। तो भाई साइन के एंगल 0 हो या 180 डिग्री हो, साइन 0 हो या साइन 180 डिग्री हो, दोनों ही कंडीशन में एंगल वैल्यू कितनी आएगी, दोनों की 0 वैल्यू आएगी। तो अगर 0 आती है तो सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स एक्सपीरियंस दोनों ही केस में, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केस में फोर्स हुआ 0 एक्सपीरियंस। ये बात समझ में आई या नहीं? तो फर्स्ट केस है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन और इन द एंटी पैरेलल डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन या इन द सेम डायरेक्शन, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब आप उसकी डायरेक्शन में जाए या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली जाएंगे तो आपको फोर्स लगेगा 0 डिग्री। ये हम पहले भी डिस्कस करा था, दोबारा से फर्स्ट केस करके आपको दोबारा से उतार देना है। क्लियर होगी बात? तो आपको उसके बाद में नेक्स्ट केस करते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव करे और एंगल बन रहा हो थीटा 90 डिग्री का। थीटा कितनी डिग्री का बने भाई? 90 डिग्री का केस बने कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंगल 90 डिग्री। आप लिख सकते हो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिख दोगे लैंग्वेज? तो थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, ध्यान से समझिए इस चीज को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है अभी। अब आपको थोड़ा सा सीरियस हो जाना है, अभी तक तो मजाक चल रहा था, अब थोड़ा सा मजेदार चीज आएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया, आप सभी जानते हो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो अगर हम आगे बात करें तो यहां हमें एक चार्ज पार्टिकल छोड़ना है। आपको पता लग गया इनवर्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। आपको लगाना रूल कौन सा है? राइट, फोर्स निकालने के लिए राइट हैंड पाल्म रूल को लगाना। मैंने आपको कहा था बार बार इसी को यूज करना है, आपको इंपॉर्टेंट है ये, सबसे आसान भी रहता है इसको यूज करना। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, समझ रहे हो ना? फिंगर क्या शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, वो 90 डिग्री पे एंगल इसमें एंट्री कर जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझिए ध्यान से, थोड़ा नीचे बढ़ा देता हूं। यहां एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है, दिख रहा होगा फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। और जो चार्ज v वेलोसिटी के साथ में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा। एक पल का जीना मैंने आपको बताया था, डांस कर लेना है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी ये करंट को शो कर रहा है, चार्ज की वेलोसिटी इधर गई, तो फोर्स आपको पता है, पाल्म देखिए कहां, ये रही पाल्म, तो पाल्म ऊपर की तरफ है, तो मतलब फोर्स कुछ इस प्रकार से लगेगा। समझ रहे हो? फोर्स ऊपर की तरफ लगा, वेलोसिटी इधर गया, तो क्या होता है? दोनों के इफेक्ट से जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा सा इधर चला जाता है। जो चार्ज पार्टिकल ना इधर जा पाता ना इधर जा पाता, उनके रिजल्टेंट की तरफ घूम जाता है और चार्ज पार्टिकल फिर वो यहां पहुंच जाता है। समझिए ध्यान से, जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचता तब भी उसके पास वेलोसिटी v थी, वही सेम कंडीशन। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वेलोसिटी इधर चार्ज की, तो फोर्स ऊपर, तो फोर्स लगा ऊपर, फिर क्या करता है? ये इधर घूम जाता है, ऐसे घूमेगा, फिर यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचता पहुंचता इस तरह से मिल जाएगा। कहीं पे भी देख लो, मान लो इसकी वेलोसिटी
यहां से लगा लेते, वेलोसिटी इधर थी, वेलोसिटी इधर थी, तो फिंगर इधर, ये देखिए समझ रहे हो, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, ये गई, लेकिन वेलोसिटी किधर है चार्ज पार्टिकल की, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ऐसे लगाओ, फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ, तो फोर्स गया नीचे की तरफ, तो ना इधर जाता है ना इधर जाता है, तो इसके रिजल्टेंट की तरफ आ गया। कहीं पे भी लगा के देख लो, मान लो ये है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, ये v है, कि क्यों घूम रहा है सर्कल में, इसको समझिए, वेलोसिटी v से चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, जब आप लगाओगे फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, उस डायरेक्शन में लगेगा, समझ रहे हो ना, तो फोर्स उस डायरेक्शन में लग गया, ये फोर्स लग गया। अगर फोर्स इधर लग रहा है तो रिजल्टेंट आपको पता है इधर की साइड में आ जाएगा। कहीं भी लगा लो, मान लो यहां देखना चाह रहे हो आप, तो वेलोसिटी से ऐसे जाना चाहेगा, ये जाना इसको ऐसे चाहिए था, टेंजेंशियली निकल जाना चाहिए था चार्ज को, लेकिन हो क्या रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड वही इस तरीके से, चार्ज इस तरीके से, वेलोसिटी इधर जा रही है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, ये फोर्स लग गया। तो आप देख रहे हो कि अंदर की तरफ क्या लग रहा है हर जगह। मान लो यहां देखना चाहते हो, वेलोसिटी इधर जा रही है, आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो फोर्स इधर लगेगा अंदर की तरफ, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये भी मैग्नेटिक फोर्स। देखिए फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, यहां तक समझ में आया। चार्ज तो टेंजेंशियली निकल जाना चाहता है, लेकिन एक फोर्स और लग रहा होता है जो उसको अंदर की तरफ खींचता है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। पता है ना, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ ए फोर्स इज रिक्वायर्ड, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। जब हम ऐसे घुमा रहे होते हैं पत्थर लेके, मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था आपको कि जब पत्थर लेके ऐसे घुमाएंगे तो उस कंडीशन में उस रस्सी में एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक फोर्स लग रहा होगा, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। या फोर्स क्या लग रहा है, या फोर्स लग रहा होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल इस पे कितना फोर्स लग रहा होता है, F इजिकल टू में होता है क्यू वी बी साइन थीटा, जो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा। लेकिन हम जानते हैं कि चार्ज एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। ये तो समझ में आ गया कि फोर्स एक्सपीरियंस होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल का इन द मोशन। व्हेन चार्ज पार्टिकल एक मोशन में होता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन वी नो दैट चार्ज एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। तो आपको पता लग गया होगा F इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 इजिकल टू में होता है 1, तो मैक्स फोर्स लग गया क्यू वी बी। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है क्यू वी बी। यहां तक क्लियर हो रहा है, जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्स तो ये हो गया जो उसको अंदर की तरफ लेके जा रहा है, और जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो इट रिक्वायर्ड व्हेन ए बॉडी, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, बॉडी भी होती है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कल, मूव इन सर्कल इट रिक्वायर ए सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आप सभी जानते हो चार्ज पार्टिकल है, उसका मास मान लेते हैं, कोई क्यू चार्ज पार्टिकल, उसका मास है एम, वेलोसिटी है ही वी, और यहां से इस सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी को मान लेते हैं आर, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों इसी के अंदर लग रहे हैं, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों बराबर होना चाहिए। तो कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये बता दो मेरे को। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड वी गेट। ध्यान से समझिए कि फोर्स लगा इसको घूमने के लिए, क्यू वी बी लगा, क्यू वी बी इस तरह से घूमने के लिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लेके जा रहा है, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। पहले पढ़ के आ चुके हैं आप लोग। मास, इस चार्ज का मास एम, इसकी वेलोसिटी वी का स्क्वायर अपॉन में इस सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी को हमने मान लिया आर। यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर कराऊं, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, दोनों को इक्वल को कंपेयर करवाऊं, तो क्यू वी बी इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गई, मेरे को क्या चाहिए, मुझे आर फाइंड आउट करनी, क्या निकालनी है मुझे, आर फाइंड आउट करनी है। तो वी विल एबल टू फाइंड आउट आर इज इक्वल टू, आप देख पाओगे एम वी अपॉन में क्यू बी। आप देख सकते हो कि आर की जो वैल्यू आई है वो आई है एम वी अपॉन में क्यू बी। देखो वी से वी कट गया तो एम इंटू में वी बच गया, और ये क्यू और ये बी नीचे आ गया, और ये आर ऊपर चला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इसको सोल्व करके आर की वैल्यू निकाल दी। यहां तक क्लियर, यानी कि इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। मैंने क्या निकाल दी यहां पे, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। रेडियस हमने निकाल दी। मैं पूछना चाहता हूं टाइम पीरियड निकालिए। क्या पूछा मैंने, टाइम पीरियड निकालिए। क्या करना है, टाइम पीरियड में ऊपर का मिटा रहा बेटा,
तो मुझे क्या निकालना है, ध्यान से सुनिए, टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो मैं निकालना चाहता हूं टाइम पीरियड टू रिवॉल्व चार्ज पार्टिकल, मतलब टाइम कितना लगेगा रिवॉल्व करने के लिए चार्ज पार्टिकल को, रिवॉल्व चार्ज पार्टिकल इन सर्कल। समझ रहे हो कि एक चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए सर्कल में कितना समय लगेगा। तो स्पीड इजिकल टू, आप सभी जानते हो, स्पीड इजिकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम इजिकल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड को वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस कितनी से ट्रेवल करेगा, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो रेडियस इसकी r है, तो हो जाएगा 2 पाई r इसकी सर्कमफ्रेंस। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा पूरे साइकिल में, 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी से घूम रहा है तो वेलोसिटी v लिख दी। टाइम इज इक्वल टू में 2 पाई बाई v है ही, r की वैल्यू हमें फाइंड आउट है ही, mv बाई क्यूबी। क्या लिखा मैंने, mv बाई क्यूबी। वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गई और टाइम पीरियड निकल के आ गया हमारे पास 2 पाई m अपॉन में क्यूबी। ये टाइम लग गया, टोटल टाइम टेकन बाई चार्ज पार्टिकल टू रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए टोटल टाइम मिला मुझे 2 पाई m बाई क्यूबी। बोलो समझ में आई नहीं आई बात। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है 90 डिग्री पे घुमा है, केस हमारे पास था सेकंड नंबर केस, फर्स्ट केस नहीं है, सेकंड नंबर का केस है। तो क्या है, जब थीटा 90 डिग्री था, परपेंडिकुलरली जब एंट्री मारी तो उस पर लगातार एक फोर्स लगता गया जिसकी वजह से वो सर्कल में घूमता गया। तो एक बात याद कर लेना, जब थीटा 90 डिग्री हो और मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करे और थीटा कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का हो, तो ऑलवेज चार्ज पार्टिकल मूव इन द सर्कुलर पाथ या ऑलवेज फॉलो सर्कुलर पाथ। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, सर्कुलर पाथ आपका मूव करेगा। जब सर्कुलर पाथ मूव करेगा तो इट रिक्वायर्ड ए सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन में r। दोनों को मैंने कंपेयर करवाया, qvb इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में r। तो r की वैल्यू मुझे फाइंड आउट, यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ मुझे पता लगा। एंड नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, टोटल टाइम टेकन ऑफ ए चार्ज टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। तो क्या बताया, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट total time taken by the charge particle to move in the circular path. Now by applying the formula time is equal to distance upon velocity, and we will find by using the circumference formula of the circle 2 pi r, and we will put the value of 2 pi r at the place of distance and velocity will be v. After that we will find that the radius is given by this formula, and that is mv by qb, and I put mv by qb. You will find that t is equal to, by cutting the v to v, 2 pi m upon qb. क्लियर होगी बात। तो हमने टाइम पीरियड निकाल दिया, आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यूबी एंड रेडियस इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी। अब मेरे को एंगुलर वेलोसिटी और पूछ सकता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर में घूमती है तो उसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाती है, नाम है ओमेगा। क्या बोलते हैं उसको, ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं भाई, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है हमें, एंगुलर वेलोसिटी आप सभी जान गए होंगे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल निकाल रहे हैं यहां पे हम, चार्ज पार्टिकल। तो फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई को ऐसे रहने देता हूं मैं और टाइम पीरियड को नीचे वाले को रख देता हूं, तो यहां आ जाएगा 2 पाई एम और ये नीचे वाला ऊपर घूम के चला जाएगा क्यूबी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू में आ गया हमारे पास क्यू बी बाई एम। समझ में आया नहीं आया, क्या बताया, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। तो ये जो आपको दिख रहा है, मैंने क्या क्या निकाला, टाइम पीरियड निकाला, रेडियस भी निकाली थी, क्या थी, एम वी बाई क्यू बी, और ओमेगा, ये 3 चीजें निकाल दी, ये डेरिवेशन कंप्लीट होती है। तो ये हमारा मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड था जब थीटा 90 डिग्री का हो। 0 डिग्री का हमने निकाल दिया, 180 का निकाल दिया और 90 का निकाल दिया, तीनों केस आ गए आपको। लेकिन एक बात बताओ, क्या यही एंगल बनते हैं? अगर मान लो 60 का आ गया, मान लो 45 का आ गया, तो क्या करोगे, तो क्या होगा, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगला टॉपिक वही है कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड एट एन आर्बिट्रेरी एंगल, मतलब कोई भी एंगल हो तो उसमें क्या होगा, अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, इसके अलावा कोई एंगल होगा तो किस तरह का पाथ फॉलो करेगा एक चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अब हम थर्ड केस लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, थर्ड केस।
थर्ड केस है, इंपॉर्टेंट भी है, तो लिखेंगे लिखिए बेटा, ठीक है। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एट एनी एंगल, ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा यहां पे अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, सिर्फ इनको छोड़ के, अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं आर्बिट्रेरी एंगल भाई, यानी कि आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी एक एंगल हो, किसी भी एंगल पे 40, 16, 65, 70, कोई भी एंगल हो, 120, 130, कोई भी एंगल हो, आर्बिट्रेरी एंगल, कोई भी एंगल हो, उसके ऊपर हम कैसे निकालेंगे। तो थर्ड केस को कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हम 3D डायग्राम बना देते हैं। ये लो एक्स, वाई और जेड, आपको याद होगा ये 3 डायग्राम बना दिए हमने, क्योंकि पिछले वाला डायग्राम भी बना के मैं इसको सोल्व कर सकता था, लेकिन उसको समझने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो मैंने 3 इस तरह से बना दिए। एक को मान लिया मैंने एक्स, एक को मान लिया मैंने वाई, एक को मान लिया मैंने जेड। यहां ये जो एरो दिखा रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप देखिए एक चार्ज पार्टिकल आता है इस ओरिजिन से, ओ से, और वो कुछ एंगल बना के निकल जाता है, कुछ एंगल बनाता है, ये बना दिया एंगल विद वेलोसिटी v। एक चार्ज पार्टिकल q यहां से निकलता है कोई एंगल थीटा के साथ में। यही तो बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल निकले किसी आर्बिट्रेरी एंगल पे, कोई भी एंगल हो सकता है, 0 थीटा बता दिया हमने, कोई भी एंगल हो सकता है अदर देन 0, 180 एंड 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ के कोई भी एंगल हो उसके लिए निकालना है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, अब यहां से आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि इस एंगल पे जा रहा है, तो हम अब इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। एक होता है हॉरिजॉन्टल और आप सभी जानते हो एक होता है परपेंडिकुलरली। ये होता है, इसको बोलते हैं, अगर इस वेलोसिटी को मैं कंपोनेंट को तोड़ूं तो ये हो जाएगा v पैरेलल, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के कैसे जाएगा, पैरेलल। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चले जाएगा। अगर दूसरे की बात करूं, यहां एक कंपोनेंट और तोड़ू इस v का, तो ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। 2 चीज समझ में आई कि वेलोसिटी को आपको, वेलोसिटी वेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट, डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट। आप देख पा रहे होगे 2 कंपोनेंट में हमने इसको डिवाइड करा या ब्रेक करा कह सकते हैं। एक अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट किसके अलोंग करा, मैग्नेटिक फील्ड के, दैट इज नोन एज v पैरेलल, या उसको नाम दें तो क्या हो सकता है, v पैरेलल इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी, आपको पता थीटा के साथ वाला हो जाता है कोस थीटा, आप सभी जानते हो। ये पैरेलल तो किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और आपका जो वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे v कोस थीटा। एंड अदर कंपोनेंट इनटू 2 कंपोनेंट, फर्स्ट अलोंग b वेक्टर एंड सेकंड अलोंग या सेकंड परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दैट इज नोन एज v परपेंडिकुलर। और आपको पता है परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, तो v साइन थीटा, आप सभी जानते हो v साइन थीटा, 11th क्लास में पढ़ाया जा चुका है। परपेंडिकुलर को साइन लेते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यही पढ़े थे हमने। तो ये v साइन थीटा, ये v कोस थीटा, यहां तक क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो गए हैं, एक हॉरिजॉन्टल में हो गया है तो एक वर्टिकल में हो गया है। अब समस्या आ गई है, कोई आर्बिट्रेरी एंगल है ना, समस्या यही तो आती है। 90 था पहले तो सर्कुलर मूव कर रहा था। अब देखिए समस्या क्या है, इस पैरेलल की वजह से, ध्यान दीजिए, जब ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल पैरेलली जाता है, इसका एक कंपोनेंट पैरेलली जाता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपको पता है, यानी कि 0 डिग्री और कौन सा केस आ जाता है, 180 डिग्री, 0 डिग्री वाला केस आ जाएगा, 180 अपोजिट के लिए आएगा, तो 0 डिग्री का केस आ जाता है, समझ रहे हो ना। तो कौन सा केस आ जाता है इसके, v cos थीटा के लिए कौन सी डिग्री का, 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो जो आपका v cos थीटा है ना, ये क्या करेगा, इट मेक चार्ज
टू मूव अलोंग बी वेक्टर। मतलब ये जो v cos थीटा है ये कोशिश करेगा कि उसको उधर के साइड में लेके जाया जाए, यही करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि आपको बताया गया था कि जब 0 डिग्री पे कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंट्री करता है कोई चार्ज पार्टिकल, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होता और वो इसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो यानी कि v cos थीटा उस चार्ज पार्टिकल q को अपनी डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगा। समझ रहे हो कि जो v पैरेलल है यानी कि v cos थीटा है वो उसको अपनी डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो जब थीटा 0 डिग्री का होता है तो मैंने बताया था कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा? फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? वो अपने जिस रास्ते में जा रहा था उसी रास्ते में चला जाएगा। जब फोर्स लगता है जब भी तो डायरेक्शन चेंज होती है। समझ रहे हो ना? जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको आगे से थप्पड़ पड़े आगे से, तो क्या करेगा? आपकी डायरेक्शन चेंज होकर आ जाएगी। जैसे खेलने के लिए गए, पापा मिल गए, पापा ने 2 लगा दिए खींच के, तो क्या हुआ? अपने घर आ गए अब बस। तो फोर्स लगाने से ही क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होती है। अदरवाइज तो तीन तो यहाँ फोर्स नहीं लगा तो सीधा मूव करने की कोशिश करेगा। अब इस v sin थीटा की वजह से क्या होगा? ये जो v परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है ना, इट मेक चार्ज टू मूव इन सर्कुलर पाथ। बोलो बात सही है कि नहीं है? आपको पहले अभी 1 मिनट पहले केस पढ़ाया था कि जो ये परपेंडिकुलर जब कोई चार्ज एंट्री करता है तो वो कैसे घूमता है? सर्कल में घूमता है। तो ये क्या करना चाहेगा? सर्कल में लेके जाना चाहेगा। ये क्या करना चाहेगा? स्ट्रेट लाइन में रखना चाहेगा। इन दोनों की वजह से चार्ज पार्टिकल क्या करता है? जैसे चार्ज पार्टिकल गया तो वो इस तरीके से, मतलब सर्कल में भी घूमता है और आगे भी चलता जाता है। फिगर थोड़ा आप अच्छा बना लेना। समझ में आ रहा है कि वो चार्ज पार्टिकल किसमें? सर्कल में भी घूमता जाएगा और आगे की तरफ भी वाई के अलोंग मूव करता हुआ चला जाएगा। बोलो कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा बनाना चाहूंगा, थोड़ा सा सूत्रा लगे। तो चार्ज पार्टिकल ये ऐसे ऐसे, थोड़ा सा आप और सुंदर बना लेना भाई, है इस तरह से दिखा सकते हो आप लोग। ये पीछे का तार नहीं दिखा रहा मैं, ऊपर तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार से, तो ये फिगर आपको बनाना है आपको कि इस प्रकार से क्या हुआ? इसकी वजह से ऊपर सर्कल में घूमेगा और ये इसको आगे की तरफ लेके जाएगा। तो ऐसी जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हेलिक्स की फॉर्म होती है भाई। कौन सी फॉर्म है? हेलिक्स। स्प्रिंग की तरह की शेप में चार्ज पार्टिकल क्या करता चला जाएगा? चलता चला जाएगा। तो ये जो शेप आपको दिख रही है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा सर्कल में ऐसे घूमता 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 आगे निकल जाएगा। बोलो समझ में आई या नहीं आई बात? अब क्या हुआ? तो अब देखिए आगे, तो हम बात करते हैं इस पे क्या फोर्स लगेगा। यहां से फोर्स मैंने बताया थीटा 0 डिग्री, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इस केस के लिए बात करें, फोर्स पैरेलल की वजह से, पैरेलल वाले की वजह से फोर्स हो गया 0, क्योंकि थीटा कितने डिग्री का बन रहा था? F इजिकल टू क्या होता है? QVB साइन 0 डिग्री, और साइन 0 क्या हो जाता है? 0। तो फोर्स कितना लगा भाई? 0 डिग्री। तो आप लिख लेना फोर्स 0 डिग्री पहले वाले केस की वजह से, v cos थीटा की वजह से। क्लियर हो रही है बात? फॉर द कंपोनेंट, इसके आगे लिख देना फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v cos थीटा there will be no force, thus चार्ज पार्टिकल ट्रेवल स्ट्रेट लाइन इन स्ट्रेट लाइन। आगे समझ में बात? तो इसका तो कोई रोड़ा खत्म हो गया, ये ऊपर से मैंने बता दिया। दूसरी बात करते हैं इसकी वजह से, तो आपको पता है फोर्स सेकंड वाले की वजह से, तो यहां लिख देना फॉर द कंपोनेंट v sin थीटा। आपको लैंग्वेज खुद बना लेनी है। फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v sin थीटा देयर विल बी ए फोर्स, देयर विल बी ए फोर्स। क्या लिखोगे? फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v sin थीटा, क्या लिखोगे? v sin थीटा देयर विल बी ए फोर्स, और फोर्स कितना आ जाएगा? तो आंसर है QVB sin 90। sin थीटा लिख देता हूं एक बार। तो फोर्स Q है ही चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी कितनी है? तो परपेंडिकुलर वाली लेनी है ना आपको, तो क्योंकि इसका तो इफेक्ट वहां देख लिया हमने। तो v sin थीटा, यहां लिखेंगे v sin थीटा, v sin थीटा। b का b लिख दिया मैंने, और ये रहा हमारा sin थीटा। थीटा कितने डिग्री का पड़ रहा था? तो आप देखोगे v और b के बीच में, इन दोनों के बीच में ये रहा v और ये रहा b। कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। तो sin 90 हो जाए 1 हो गया है। sin 90 क्या हो गया? यहाँ पे 1 हो गया, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी F इजिकल टू QVB sin थीटा।
तो मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा रहा हूं, मैं आप लोगों को पता लग गया होगा। तो एफ इजिकल टू कितना आया भाई, क्यू वी बी साइन थीटा। तो हमने निकाल दिया यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था, वी वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, उसकी वजह से हमारे पास निकल के आया एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स निकल के आया। अब आपको पता है कि ये चार्ज पार्टिकल है, ड्यू टू इट चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कल। आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, सेम चीज पुरानी वाली चल रही है। ड्यू टू इट चार्ज पार्टिकल मूव इन ए सर्कल, इट रिक्वायर एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो कौन सा फोर्स है ये, सेंट्रीपिटल। जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो इट रिक्वायर्ड, अभी बताते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर। दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर। वी कौन सी, इससे तो कुछ काम चल ही नहीं रहा, तो वी परपेंडिकुलर वाली यानी कि वी साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं वी साइन थीटा का स्क्वायर। आपको पता है ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों बराबर है कि नहीं है। तो कंपेयर करता हूं इक्वेशन फर्स्ट और टू को, कंपेयर कर लेते, दोबारा से सारा काम वही आ रहा है भाई, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। वी गेट, वहां पे सिर्फ एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर होता था, क्यू वी बी होता था, लेकिन यहां साइन थीटा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला काम कर रहा है। यहां साइन थीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर वाला काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला तो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो वी विल फाइंड दैट क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसको खोल देंगे तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर अपॉन में आर। वी से वी का स्क्वायर में से ऊपर का कट गया है, साइन स्क्वायर से ये कट चुका है, स्क्वायर वाला हिस्सा साइन थीटा से स्क्वायर का है ना, दो है ना, तो एक कट जाएगा। सिर्फ हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो वी विल फाइंड द रेडियस एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी। फर्क कितना आया, पहले रेडियस हुआ करती थी एम बी बाई क्यू बी, अब आ गया साइन थीटा, और कोई रोड़ा नहीं आया भाई। बोलो समझ में आया नहीं आया, इतना ही तो फर्क था। जब हमने 90 डिग्री वाला निकाला तो क्या आया था, एम बी अपॉन में क्यू बी। करके देख लो, थीटा है 90 रख के देख लो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो वही का वही तो आएगा, चेंज नहीं आ रहा है, बस तरीका भी वही है, सब कुछ वही है। अगर मैं इस वैल्यू में वापस थीटा 90 डिग्री लगाऊंगा तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 होके एम बी बाई क्यू बी, सीधा सीधा बन रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आर हमारे पास आ चुका है, मैं आर की वैल्यू यहां पुट करना चाहूंगा, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। आर हमारे पास आ चुकी है। अब मैं एक चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये तो रेडियस पता लग गई, इस सर्कल की क्या पता लग गई अपने को, रेडियस पता लग गई। अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं हाउ मच टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। टोटल टाइम पूछ रहा हूं मैं, टाइम पूछ रहा हूं, और टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, रेडियस आर है तो 2 पाई आर बाई वेलोसिटी वी। वेलोसिटी कौन सी, हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर वाली, तो आपको होगी जी परपेंडिकुलर वाली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले इससे तो जीरो हो ही रहा था, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है। आप समझ में आ गया होगा कि इसका कोई रोल नहीं है, इसको तो भूल ही जा रखा है हमने। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, परपेंडिकुलर वी साइन थीटा होता है, और आर की वैल्यू मेरे को पहले से ही पता है 2 पाई अपॉन में वी साइन थीटा। आर की वैल्यू है एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाता है, वी से वी कट जाता है, तो आंसर होता है 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। अब आप एक चीज नोट करना कि पिछली बार जो हमने टाइम पीरियड निकाला था सर्कुलर पाथ के लिए, जब थीटा 90 डिग्री का था, याद करिए, वहां पे भी टाइम पीरियड एक ही आया। तो इससे एक बात तो पता लग गई कि कोई एंगल पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड, किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करता किस एंगल पे आप भेज रहे हो। समझ में आ गई बात, क्या बताया कि आपका यहां पे कहीं पे भी एंगल का जिक्र नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा टाइम पीरियड। उसके बाद में वहां पे भी हमने एक निकाली थी, एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी, याद करिए, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा कहते हैं। तो यहां निकाल सकते हैं ओमेगा इजिकल टू होता है 2 पाई बाई टी, और 2 पाई या 2 पाई न्यू भी होता है भैया, फ्रीक्वेंसी रिवर्स ही होना है, कोई बात नहीं है। टी अपोन में रखोगे तो 2 पाई एम ऊपर चला जाएगा क्यू बी, तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू भी सेम ही आ रही है ओमेगा
क्यू बी अपॉन में एम। ये वैल्यू आपकी सेम ही आ रही है क्यू बी बाई एम। तो आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं किसी आर्बिट्रेरी एंगल के लिए। निकाला था हमने, ये डेरिवेशन किसके लिए थी, थर्ड केस आर्बिट्रेरी एंगल। कोई पर्टिकुलर एंगल के लिए भी 0 के लिए निकाल दिया हमने, 90 के लिए निकाल दिया, 180 के लिए भी सोल्व कर लिया, और किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए हमने निकाल के आपको सारी चीजें बता दी। इसमें एक छोटी सी चीज और है, वो और कर लो बस, वो लास्ट टॉपिक है, ये नोट डाउन करिए फटाफट, फिर मिटा देता हूं मैं। ठीक बेटा, नोट डाउन हो गया, पॉज करके कर लेना, पॉज करके कर लो भाई। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम एक चीज पूछते हैं आपसे, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, वो और बता देते हैं। चलो इधर नोट कर लेता, नोट कर लो इसको, नोट्स ये छोटा सा टॉपिक बच जाता है, इसी के अंदर आ जाता है पिच। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है पिच, इसकी डेफिनेशन है, ये लिखवा देता हूं फिर देख लेना। द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चार्ज पार्टिकल, the linear distance traveled by charge particle in the magnetic field in one revolution of its circular path is known as its pitch of helix। पिच का फॉर्मूला और लिख लो भाई, PTICH, पिच का फॉर्मूला लिख लो, V cos थीटा इंटू में टाइम। देखिए लीनियर डिस्टेंस, ये जो लीनियर डिस्टेंस आगे की तरफ जाता जा रहा है ना ये चार्ज पार्टिकल, तो वही बोलो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल इन दी मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक एक कंप्लीट कर करके सर्कुलर पाथ, उसको हम बोलते हैं पिच। तो कैसे निकलेगी, किस पे डिपेंड कर रही है पिच, लीनियर डिस्टेंस पे। तो कौन लेके जा रहा है लीनियर, V cos थीटा, टाइम के लिए हमने लगा दिया T। यहां से हम क्या करेंगे, जो अभी डेरिवेशन निकाले थे ना cos थीटा, T की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, वो तो लिख देना। क्या होती है T की वैल्यू, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये टी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, पुट कर देना यहाँ पे 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। तो क्या आ जाएगा, पिच इज इक्वल टू 2 पाई एम वी कोस थीटा अपॉन में क्यू बी। भाई ये पिच का फॉर्मूला हो गया भाई। तो 2 पाई एम वी कोस थीटा अपॉन में क्यू बी। तो बेटा आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक बेटा, तो आप अपने नोट्स तैयार करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।